बदलाव कई बार बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन कई बार उनसे डर भी लगता है। तो जब भी कोई बदलाव होता है तो उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ऐसे ही जब लड़कियां बड़ी होती हैं और उनके शरीर में जो बदलाव होते हैं उसके ऊपर भी काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। तो नमस्कार, मैं सीमा दूरदर्शन के युवा जगत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है किशोरियों का स्वास्थ्य। तो और इसके बारे में आज हमसे बात करने के लिए आई हैं स्टूडियो पे हमारी मेहमान डॉक्टर आशा जैन। नमस्ते मैम, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो मैम, जब हम शुरू करते हैं लड़कियों के स्वास्थ्य की बातें, तो लड़कियां जब थोड़ी बड़ी होनी शुरू होती तो उनके शरीर में कुछ कुछ बदलाव दिखने लगते हैं, जिसको कि हम प्यूबर्टी बोलते हैं। और फिर अर्ली प्यूबर्टी भी होती है और डिलेड प्यूबर्टी भी होती है। तो इसके बारे में कैसे ध्यान दें, उनको कैसे पता चले लोगों को? देखिए, ज़्यादातर जो मासिक धर्म है वो मदर को फॉलो करता है। तो जैसे किसी की मदर का मेंस्ट्रुएशन 12-13 इयर्स में शुरू हुआ, तो नॉर्मली जो बच्ची है वो उस रेंज में स्टार्ट करती है। मगर यदि 10 साल से कम उम्र में पीरियड्स शुरू होता है या 15 साल तक शुरू नहीं होता है, दोनों ही स्थिति में आपको चिकित्सक की परामर्श लेने की आवश्यकता होती है। क्योंकि इस एज तक पीरियड नहीं आना इस बात का सिग्निफिकेटर हो सकता है कि स्पेशली न आना कि कुछ बहुत मेजर प्रॉब्लम है। जल्दी तो इसलिए आ जाता है आजकल क्योंकि जो लाइफस्टाइल है वो नेचर के अगेंस्ट हो गई है। तो हमारी बच्चियां ओवरवेट हो रही हैं। ब्रेन मेंस्ट्रुएशन को ट्रिगर करता है और जब शरीर में 25% फैट होता है तो वो ट्रिगर चालू हो जाता है। बच्चियां यदि आपकी ओवरवेट होंगी, यदि प्रीमेच्योर ग्रोथ होगी, ज़्यादा टीवी वीडियो ये सारी चीज़ें देखकर, यदि उनके अंदर सेक्सुअलिटी अवेकन हो जाएगी तो उनको पीरियड भी जल्दी आ जाएगा। जी, तो मैम मतलब आजकल तो बहुत जल्दी भी आ जाते हैं, कई बार आजकल 7-8 साल में भी दिख रहा है। 7-8 साल इज़ नॉट नॉर्मल। उसको डिले करने की ज़रूरत है, दवाइयों से डिले करने की ज़रूरत है। क्योंकि यदि इतनी जल्दी पीरियड आएगा तो लड़कियों की जो बोन्स के एज पे जॉइनिंग होती है वो होके आगे उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी, उनका ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा। तो यदि आपका बहुत जल्दी आ रहा है, 7 इयर्स में आ रहा है, तो उसको डेफिनेटली एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की मदद से डिले करने की आवश्यकता है। जी, इट इज़ नॉट नॉर्मल। और दूसरी चीज़ मुझे याद है, जब हम बहुत छोटे थे तो छोटी छोटी बच्चियों को ज़्यादा अचार नहीं खाना, ज़्यादा मसाला नहीं खाना, ये सब बोला जाता था कि ये सब खाने से आपके अंदर सेक्सुअलिटी ट्रिगर होगी, उससे आपके पीरियड्स पे प्रभाव पड़ेगा। आजकल तो चाहे छोटे बच्चे के कार्टून क्यों ना हो, उसमें भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं और छोटे छोटे बच्चे हर चीज़ से एक्सपोज होते हैं। हमें समझकर अपनी जड़ों तक लौटना होगा। 6 साल से कम के बच्चे को आपको टीवी नहीं दिखाना है, मोबाइल भी नहीं दिखाना है। और 6 साल के बाद भी आधा घंटा आप अपनी चॉइस से दिखाएं। कार्टून है सोच के आप कोई भी चीज़ परोसें, जी, ये बात गलत है। तो मैम जैसे लड़कियां जब बड़ी हो रही हैं तो उनके खाने पीने का उसको कैसे ध्यान रखा जाए, कैसे पता चले कि वो राइट खाना खा रहे हैं? देखिए, ICMR ने एक भारतीय थाली निकाली है और ये उन्होंने एज अप्रोप्रिएट निकाला है कि यदि कोई गर्भ में है तो क्या लेना है, शुरू के जीवन के 2 साल 3 साल क्या लेना है, बढ़ती उम्र में क्या लेना है। ये चीज़ें ICMR ने 2024 में थाली निकाली है। जी, लड़कियों का खाना लड़कों से अलग नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस्ड फूड होना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और फैट्स प्लस वाटर प्लस एक्सरसाइज विच इज़ इक्वली अ पार्ट ऑफ द डाइट। अभी कल मेरे पास एक पेशेंट आई है, 10 साल का बच्चा है, क्लास 4 में है, मगर उस बच्चे को सुबह 6 बजे से और रात के 8 बजे तक ट्यूशन के मारे टाइम नहीं है। आप मुझे ये बताइए, क्लास 4 के बच्चे को आप ऐसी क्या ट्यूशन पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल कि सही वो बात है। 3:30 बजे स्कूल से आ रहे हैं, 4 बजे से 7:30 बजे तक ट्यूशन कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो अपना होमवर्क कर रहे हैं। उस बच्चे में दौड़ने भागने का वक्त ही नहीं है। आप लिटरली स्वर्ण भस्म खिला दीजिए
मगर यदि बच्चा एक्सरसाइज नहीं करता है तो उसका बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इसका मतलब आहार का पार्ट है एक्सरसाइज करना। ओके, जो आजकल लगा रहता है कि पेरेंट्स को कि बस खिलाते जाओ बच्चों को, अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते जाओ, और अभी सोशल मीडिया में देख के भी बच्चे, डाइट भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है लड़कियों के साथ, पतली होने की भी समस्या हो गई है मैम। तो कहाँ तक बैलेंस करें इन चीज़ों को? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि जो हमारा परंपरा का भोजन है उससे अच्छा कुछ नहीं है जी। परंपरा के भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, माइक्रोबायोटा बैलेंसिंग एजेंट्स सब भरपूर हैं जी। और इस चीज को हमें समझना होगा। जो कॉलोनियल माइंडसेट है ना कि जो विदेशों में चल रहा है वही अच्छा है, जी, उससे हमको बाहर निकलना है। आज छत्तीसगढ़ में हम बैठे हुए हैं, आप सोचिए अब सुपर फूड में आ रहा है बोरेबासी, नेट के ऊपर वो आ रहा है बोरेबासी इज अ सुपर फूड, क्योंकि उसमें इतना माइक्रोबायोम है। उसको भाजी से खाते हैं, उसको अचार से खाते हैं, जिससे और उसका प्रोबायोटिक बढ़ता है। आप सोचिए, मतलब हमारी जो पारंपरिक हम चीजें हैं वो अपनी दूसरे बता रहे हैं। पारंपरिक वस्तुओं को इज्जत दें और परंपरा में जो भोजन है उसमें थोड़ा सुधार हम कर सकते हैं कि भाई कहीं पर जैसे आयोडीन का रिप्लेनिशमेंट नहीं है तो वो आयोडाइज सॉल्ट आप यूज कर लें। यदि आप दाल कम खा रहे हैं तो आप उसके साथ दाल का, क्योंकि पहले जो बोरेबासी होता था उसके साथ वो जो तले हुए बड़ी रहती थी वो सब भी सब बैलेंस हो जाता है ना जी। या तो आप परंपरा का पूरा आह्वान करें, अदरवाइज आप जो भोजन है उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर है कि नहीं वो चेक करके खाइए। हमारे भारत में इतनी डाइवर्सिटी है, डाइट में भी, फूड प्रिपरेशन में भी, कि हम कहीं से किसी चीज में गरीब नहीं है। बस उसको सही तरीके से समझ के और संपूर्णता से ग्रहण करने की आवश्यकता है जी। और इसके लिए एक्चुअली बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। मैं आपको कहूँ बच्चों को जरूरत नहीं है, अच्छा, उनके पेरेंट्स को जरूरत है, क्योंकि बच्चे तो जो देखते आ रहे हैं वो खा रहे हैं ना जी। बड़े होने के बाद वो अपने पीयर ग्रुप के प्रेशर में आते हैं, उससे पहले किसके प्रेशर में है? आज एक बच्चे को चिप्स का पैकेट कौन पकड़ाता है? पेरेंट्स ही पकड़ाते हैं। आज उस बच्चे को चॉकलेट, आज तुमने अच्छा किया, लो चॉकलेट, उस चॉकलेट को रिवॉर्ड से कौन जोड़ रहा है? पेरेंट्स जोड़ रहे हैं। बर्थडे पे केक ही बनेगा। एक समय था जब हलवा बनता था, घर का भोजन बनता था, ठीक है। आप हलवा किस क्वांटिटी में खाते हैं और आप केक जिसके अंदर क्रीम के सिवा कुछ नहीं होता वो किस क्वांटिटी में खाते हैं? मैम, पहले एक हमारे समाज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बाल विवाह, उसके कारण भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, और आज वो थोड़े डिफरेंट तरीके से भी वो प्रॉब्लम्स हमारे समाज में आ रही है। तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्या क्या हो सकता है? देखिए, हमारे समाज में, मैंने आपको बोला ना, हमें आदत पड़ गई है कि हम अपनी हर चीज़ को बुरा कहते हैं जी। बाल विवाह बुरा नहीं था, क्योंकि हम विवाह करते थे मगर गौना नहीं करते थे। गौना तभी होता था जब वो लड़की बड़ी हो जाती थी जी। बड़ी हो गई, 16-17 साल की हो गई, तब उसका गौना होगा जी। ठीक है। आज क्या हो रहा है? आज आपके बच्चे 12, 13, 14 साल में सेक्सुअली एक्टिव हो रहे हैं। विवाह तो एक से होता था, आज जब बच्चे सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तो उनके कई पार्टनर होते हैं, एक नहीं जी। और ये हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं कि ठीक है चलता है। दिस चलता है से आपके अंदर इतने सारे इन्फेक्शंस का एक्सपोजर होता है, आपके अंदर पीआईडी का इन्फेक्शन होता है, जनरेटिव ऑर्गन्स का इन्फेक्शन होने से फ्यूचर में ट्यूबल ब्लॉक हो सकता है और प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। HIV जैसी चीज भी गिफ्ट में मिल सकती है। तो जी। मैं ये कहूँगी कि हम किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा कहें, ये मेरा स्थान नहीं है। स्थान यह है कि यदि आज आपका कानून 21 साल के पहले शादी करने की इजाज़त नहीं देता तो न करें, मगर आपका कानून 18 साल के पहले सेक्सुअली एक्टिव होने की भी इजाज़त नहीं देता। यदि 18 साल के पहले आप सेक्सुअली एक्टिव हैं और ये प्रूव हो जाता है तो पॉक्सो एक्ट के अंडर आप पे केस हो सकता है।
चाहे लड़का हो चाहे लड़की चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, क्योंकि 18 साल के पहले सेक्सुअल एक्टिविटी इज नॉट परमिटेड बाय लॉ। तो जब आप कानून मानते हैं या पूरा मानिए, या तो मानिए या मत मानिए। नहीं मानने का तो ऑप्शन नहीं है ऑप्शन आपके नहीं पास। जब आप भारत में रहते हैं तो आपको भारत के कानून को मानना होगा, और मानना होगा तो आपको पॉक्सो एक्ट, कई अभी 16 साल की एक बच्ची अबॉर्शन के लिए आई थी, तो उसका कहना था कि मैंने कहा कि ये तो हमको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा जी। तो बोलते क्यों? मैंने कहा क्यों नहीं, ये तो लॉ है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसका। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि यदि 18 साल से पहले आप सेक्सुअली एक्टिव होते हैं और उसका कोई भी कंसीक्वेंस होता है तो आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और आप उन सब चक्करों में फंसेंगे। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, 12 साल से 18 साल का पीरियड वो होता है जिसके अंदर हार्मोन सर्ज करते हैं, वो एक एस्पेक्ट है, मगर एक दूसरा एस्पेक्ट है कि यही आपको करियर बनाने का समय है। आपको कल क्या करना है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आपके शौक क्या है, आप किस फील्ड में खुद को आज से 10 साल बाद स्थापित देखना चाहते हैं जी, वो तय करने का तो ये 12 से 18 का ही समय है। बिल्कुल सही है। तो यदि हम पूर्व दिशा में बढ़ेंगे तो हम पश्चिम से दूर हो जाएंगे। यदि हम अपने टारगेट को लेके उसकी ओर बढ़ते हैं तो बाकी चीजों से वैसे ही हमारा मन दूर रहेगा जी। तो मतलब उसकी तरफ हम फोकस न करके हम जो करना चाहते हैं उसकी तरफ फोकस करें, उसकी ट्रेनिंग लें, उसके लिए मैक्सिमम अपना स्किल डेवलपमेंट करें। स्किल डेवलपमेंट एंड स्केल डेवलपमेंट दोनों करिए, और भविष्य में आप अपना करियर जैसा बनाना चाहते हैं, जो जिस तरह आप आनंद में रहना चाहते हैं, उसका मार्ग प्रशस्त करें। मैम, हमारी चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। देखना ना भूलें आपकी बातें हर गुरुवार शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। स्वागत है फिर से आपका हमारे आज के प्रोग्राम में, और हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर आशा जैन, जो कि हमको बता रहे हैं। मैम, जो हम लोग बातें कर रहे थे कि कैरियर की तरफ फोकस रहेगा तो बाकी चीज़ों की तरफ हम अपने आप दूर हो जाएंगे। तो अब हम इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आज की डेट में PCOD, PCOS ये सब काफ़ी सुनने में आता है। तो ये कैसे पता चले कि शरीर में ऐसा कुछ हो रहा है, क्या कैसे डॉक्टर के पास जाएं? देखिए, PCOD और PCOS दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है जी। नाम अलग अलग है, वस्तु एक ही है। शुरुआत कहाँ से होती है? जो मैंने आपको पहले बोला कि हमारी गलत फूड चॉइसेस हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, ओवरवेट है। ओवरवेट, या यदि डाइटरी चॉइसेस आपकी गलत हैं और आप पतले रहने के लिए बहुत कुछ नहीं खा रही हैं और आप ज़रूरत से ज़्यादा पतली हैं, तो PCOS दो तरह का होता है। लीन PCOS जो बहुत पतले लोगों में होता है, और ओबीस PCOS जो प्लस वेट वालों में होता है। और दोनों में ही एक्सरसाइज नहीं होती है। जिस तरह भोजन आवश्यक है उतना ही आवश्यक है एक्सरसाइज करना। यदि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप केवल PCOS को निमंत्रण दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप उसके साथ PCOS लेबल करना बहुत आसान है, मगर यदि आपको समझ में आएगा तो ये कैंसर से भी बुरी चीज़ है। क्यों? क्योंकि अभी ये PCOS है, फिर ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के बाद ये इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी के बाद बार बार अबॉर्शन है, बार बार अबॉर्शन के बाद डिफ़िकल्ट डिलीवरी है, डिलीवरी में प्रेगनेंसी में शुगर, ब्लड प्रेशर, झटके आना सबकी संभावना है। उसके बाद बच्चे हो गए
उसके बाद आपको एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का खतरा है विथ शुगर, डायबिटीज, हाइपोथायराइड। तो पीसीओएस इज नॉट अ लाइट थिंग, और इसका ट्रिगर आपका डाइट और एक्सरसाइज है। आप ना डाइट प्रॉपर ले रहे हैं, ना आप एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं, और आप सोचिए अपने आप को जीवन भर के लिए एक से दूसरी से तीसरी समस्या में डालते चले जा रहे हैं। इसलिए पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, ट्यूशन थोड़ी कम कर दीजिए। आज से मैं आपसे पूछती हूँ, आपका क्लास 2 में क्या रिजल्ट था? काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। क्या था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रहती थी क्लास में। कितने परसेंट थे? याद नहीं। एग्जैक्टली कि आपकी पूरी लाइफ में आपके बचपन के मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है। आपने उस एग्जाम में क्या सीखा? क्या आपने अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना सीखा? क्या आपने विचार करना सीखा? क्या आपने विवेचना करना सीखा? ये वो स्किल्स important है। सीखने की मतलब है। जो आप बोल रहे हैं कि जो आज 90s और वो आप उसके भाग रहे 90 हैं, और 100 के पीछे भाग रहे हैं, उसकी उसका जरूरत लाइफ नहीं में है। क्या रेलेवेंस है? उसके थ्रू जो आपको लाइफ स्किल सीखना है, आप वो सीखिए और आगे बढ़िए। क्योंकि आज आप कोई असफल इंसान नहीं है, मगर आपको भी अपने पूरे मार्क्स याद नहीं है। बिल्कुल। एक आध सब्जेक्ट में अच्छे थे तो याद है, पर वो भी याद नहीं है, अंदाजा है। जी बिल्कुल सही सो बात द है। थिंग इज, हम बच्चों को क्लास 1, क्लास 2, नर्सरी से क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं? उनको 2 घंटे 3 घंटे दौड़ दौड़ के खेलने दीजिए। जब उनकी मसल्स और जॉइंट्स पे प्रेशर आएगा तो वो खाना भी अच्छा खाएंगे, सोएंगे भी समय से, और सही समय से सोना, सही समय से उठना, फिजिकली एक्टिव रहना उनके दिमाग को भी तेज करेगा। तो मैम एक्सरसाइज की जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसा कुछ पर्टिकुलर है क्या कि जिम जाना चाहिए या योगा करना चाहिए? आप बचपन में जिम गए? नहीं। क्या करते थे आप? योगा करते थे, खेलते थे। खेलते थे ना, हम लंगड़ी खेलते थे, पिट्टुल खेलते थे, छुआ-छुअल खेलते थे, जी। एक पैर से दौड़ने की कोशिश करते थे, कभी हम सैक रेस करते थे, हम जी। कुछ भी करते थे। हाँ, कोई बाउंडेशन कोई नहीं थी। हमारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो हमारा एंटरटेनमेंट करें। हाँ, अभी पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी अपने क्यों? बच्चों को एंटरटेनमेंट क्योंकि प्रोवाइड बच्चे करना। कम हो गए हैं, तो पेरेंट्स को लगता है हम इनके लिए सब कर दें। मगर आप याद रखिए, आप एक बच्चा पैदा किए हैं, उसको अपाहिज बनाना आपका फर्ज नहीं है। जी। तो अगर बच्चे को अपने आप ग्रो करने दीजिए। तो जो मैम अपनी बात हो रही है कि थोड़ा स्ट्रेस्ड होना जरूरी है। जैसे पेड़ों को भी अगर ज़्यादा पानी दे दिया जाए तो उनकी रूट्स फैलती नहीं है। जब थोड़ी डिप्राइव रहती है तो दूर दूर तक फैलती है पानी की सर्च पे। तो वैसे ही बच्चों को भी थोड़ा डिप्राइव करें, मतलब उनको हर चीज़ प्रोवाइड ना करें तो उनका ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी, जो मेरे को समझ में आ रहा है। ऑब्वियसली आप देखिए, रेजिस्टेंस से ही ग्रोथ होती है। आज आप किसी भी मंदिर में कहीं भी जाते हैं, कोई बहुत अच्छी आर्टिस्ट्री देखते हैं, वो स्टोन आखिर वो विग्रह कैसे बना? ठोका ठाकी, ठोका ठाकी, कहीं छीनी लगी, कहीं हथौड़ी लगी, कहीं से खुरेदा गया, तब वो विग्रह बना, तब आज उसकी पूजा हो रही है। और यदि कोई ऐसे ही पड़ा है अनटच्ड, तो उसका क्या होगा? हम क्यों अपने बच्चे को अनटच्ड रखना चाहते हैं? एक्सपोज करिए, और जब बच्चा आपका एक्सपोज होगा तब उसके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ भी आएगा। बच्चा नहीं सुनने का भी आदी होना चाहिए, नहीं तो हर जगह फर्स्ट आ रहे हैं, पर पहली बार किसी एग्जाम में फेल होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड कर आप लेते हैं, सोचिए, डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको कभी नहीं के लिए तैयार नहीं किया गया। आपको बचपन से नहीं सुनने की आदत होनी चाहिए, और हमेशा ये एहसास बहुत दृढ़ होना चाहिए कि मेरा जीवन किसी भी उपलब्धि से बड़ा है। मेरे लिए उपलब्धि है, मैं उपलब्धि के लिए नहीं हूँ। मेरे जीवन का जो महत्व है वो इन सारी उपलब्धियों के ऊपर है। तो इस जीवन को नष्ट करने का, दुखी होने का तो विचार भी नहीं आना चाहिए। और ये सारे विचार, जो डिप्रेस्ड माँ बाप होते हैं, वो बच्चे को डिप्रेस कर देते हैं। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन को, जो आज के पेरेंट्स की जनरेशन है, उसको ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। हाइपर मत होइए, बच्चे को बच्चे की तरह जीने दीजिए। बिल्कुल सही बात है मैम जो आप बोल रहे हैं। तो ये पेरेंट्स को एक जागरूक होने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैम एक और चीज़ बताइए
कि जैसे अब ये जो बढ़ती एज है तो उसमें हाइजीन और फिर इन्फेक्शंस वगैरह के भी, पीरियड्स में भी इन्फेक्शंस के पीरियड्स के लिए देखिए, एक समय था जब कपड़े यूज़ होते थे, उन कपड़ों की हाइजीन का अलग प्रोडक्ट था। आज तो आपके पास पैड्स हैं। वो पैड्स, इम्पॉर्टेंट बात केवल ये है कि 8 घंटे से ज़्यादा एक ही पैड यूज़ नहीं होना चाहिए। ब्लीडिंग कम हो, ज़्यादा हो। जी यदि बहुत कम ब्लीडिंग है तो खरीद के आता है ना पैड, तो आप सोचते हो कि यार कल तक चल जाएगा तो चला लेते हैं। जी। वो नहीं करना है आपको, क्योंकि जहाँ पे नम रहेगा और गर्म रहेगा वहाँ फंगस, बैक्टीरिया बहुत अच्छी तरह ग्रो होते हैं, तो इसलिए इन्फेक्शन के चांस होते हैं। पैड्स को आपको 8 घंटे में डिस्कार्ड करना है, डिस्कार्ड करना, उनका डिस्पोजल सही होना है। और जो सेक्सुअली एक्टिव हैं, प्लेयर्स हैं, उनको मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना चाहिए। मेंस्ट्रुअल कप में हाइजीन का कोई चक्कर नहीं है, इन्फेक्शन का कोई चक्कर नहीं है। तो और एक कप आपको 1000 यूजेस तक काम आता है। अच्छा, इतना लंबा चलता है? 10 साल चल जाएगा आपको। ओह, तो 1000 रुपए का आप कप खरीदेंगे, वो आपको 10 साल चल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात बताई तो मैम आपने। वो प्लैनेट के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, कि बहुत सारा कोई garbage गंदगी बचेगा, नहीं है, हाँ। गार्बेज नहीं है। अच्छा मैम, आजकल एक HPV इंजेक्शन की भी, वैक्सीनेशन की काफ़ी बात होती है, उसके अलावा भी इस टाइम पे कोई वैक्सीनेशंस बचने के लिए? देखिए, आजकल HPV वैक्सीनेशन की बात नहीं है। 1980s में ज़ूर वॉन हसन ने डिस्कवर किया था कि HPV वायरस से सर्वाइकल कैंसर का लिंक है। HPV वायरस की वैक्सीन आज अवेलेबल है, 2006 से अवेलेबल है, मगर पिछले साल से ये भारत में बनी हुई वैक्सीन भी अवेलेबल है। जी। तो इसकी कॉस्ट ऑब्वियसली बहुत कम हो गई है, और इसको आपको 9 साल से 13 साल के बीच लगाने पर जी सिर्फ 2 डोज लगनी होती है। जी 0 and 6 months 2 डोज लगाने से इसका काम चल जाता है। जी इसको लेकिन आप 26 साल तक लगा सकते हैं, तब इसकी 3 डोज लगेगी, 0, 2 and 6 months पे। इसके अलावा जो DT की वैक्सीन है, DPT वैक्सीन है, MMR की वैक्सीन है, वेरिसेला की वैक्सीन है, मतलब चिकन पॉक्स। जी बच्चों को छोटी उम्र में यदि चिकन पॉक्स नहीं हुआ और आपने टीका नहीं लगाया तो आगे उनको उससे दिक्कत होती है। चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस A, ये सारी वैक्सीन्स आपको बच्चों को लगा देनी चाहिए। टाइफाइड वैक्सीन भी लेनी चाहिए, क्योंकि बाहर जाते हैं, जी इधर उधर का चाट गुपचुप खाते हैं, और फिर जो चीज़ लोगों को जानकारी नहीं है वो ये है कि यदि टाइफाइड टेस्ट एक बार पॉजिटिव आता है तो वो 3 साल तक पॉजिटिव आता है। अच्छा, तो लोग एक बार पॉजिटिव आ जाता है, फिर 6 महीने बाद फिर कराते, बोले फिर टाइफाइड हो गया। नहीं, आपको फिर टाइफाइड नहीं हुआ है, वो जो एंटीबॉडीज हैं वो आपको 3 साल तक पॉजिटिव आएंगी। जी मैम, हमारी काफ़ी सारी बातें, और कोई इम्पोर्टेंट बात आपको ऐसी लग रही जो कि हमारी छूट गई हो चलते चलते? देखिए, मेरा तो किशोरी बालिकाओं से सिर्फ एक ही कहना है, और बालकों से भी, कि ये आपका समय ऐसा है जिसमें ये एक ब्रिज है जो आपके बचपन और एडल्टहुड के बीच का ब्रिज है। अब आप इस ब्रिज को जितना मजबूत बनाएंगे, जी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से, आगे आपका जीवन उतना ही सुरक्षित और आनंददायक होगा। तो इस समय पे आप फोकस करें, अपने शरीर का स्वास्थ्य सही रखें, अपने मन का स्वास्थ्य सही रखें, मैक्सिमम स्किल्स अर्जित करें, क्योंकि हम सबको, इस भारत राष्ट्र के नागरिकों को, इसके ग्रोथ में बहुत ज़्यादा योगदान देना है। और वो तभी होगा जब मैं स्वस्थ हूँ तो मैं राष्ट्र के स्वास्थ्य में योगदान कर सकती हूँ। बिल्कुल सही बात है मैम। बहुत सारी जानकारी देने के लिए, और हमारे स्टूडियो में आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। मैम ने हमको बहुत सारी काम की जानकारियाँ दी और बहुत इम्पॉर्टेंट थी, और किशोरियों को, लड़कियों को स्वस्थ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम एक लड़के को स्वस्थ बनाते हैं ना, तो हम एक पुरुष को, फ्यूचर पुरुष को स्वस्थ बनाते हैं। लेकिन जब हम एक लड़की को स्वस्थ बनाते हैं और उसको स्वास्थ्य की प्रॉपर जानकारी होती है, तो हम फ्यूचर के एक पूरे परिवार को स्वस्थ बनाते हैं, और वो आसपास के लोगों को भी स्वस्थ बनाती हैं। तो लड़कियों का स्वास्थ्य बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है या हमसे कनेक्शन करना हो तो आप सोशल मीडिया ddkraipur@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं। और हम आगे भी मिलते रहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।